एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक। ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि पुराने जमाने में इंडिया के अंदर फिल्म्स कैसे बनती थी। एक रियल फिल्म स्टूडियो जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो, उसके बारे में जानेंगे और वहां पे लोग क्या काम किया करते थे, वहां के एम्प्लॉयज क्या क्या करते थे। सिंपल ये कहानी आप जानने वाले हो इस वाले चैप्टर के अंदर। फिल्मी दुनिया से रिलेटेड कुछ देते हैं ना वो बढ़िया सी बात है। दैट्स व्हाट इज अबाउट आवर चैप्टर, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ऐसे सोचो कि हमारे जो राइटर है, जल्दी से इनका नाम लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। इनका नाम है अशोकामित्रन। ये तुम्हारे दोस्त है और ये रिटायरमेंट के बाद बैठ के किस्से सुना रहे हैं कि भाई मेरे जेमिनी स्टूडियो में ऐसा ऐसा होता था। दिस इज द बेसिक चैप्टर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपने ऑथर के बारे में, क्योंकि ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पेपर में। तो भाई ऑथर कौन है? ऑथर का नाम है अशोकामित्रन। जल्दी से कमेंट करो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ये एक बहुत फेमस तमिल राइटर हैं। इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में काफी सालों तक काम करा था। अब जेमिनी स्टूडियो कौन सा स्टूडियो है? वो फिल्म बनाने वाला स्टूडियो जो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस था। बहुत समय तक इस स्टूडियो ने अलग अलग पिक्चरें बनाई, जैसे धर्मा प्रोडक्शन एंड ऑल आजकल होती है ना, वैसे ये पिक्चरें प्रोड्यूस करते थे। और ये जो चैप्टर है हमारे अशोकामित्रन की एक बुक है माई ईयर्स विद बॉस, मेरे साल जो मेरे बॉस के साथ निकले थे, उसमें से लिया गया है। अब इनके बॉस का नाम क्या था? इनके बॉस का नाम था एस वासन, जो जेमिनी स्टूडियो के ओनर थे, उसके मालिक थे। इनके बारे में इन्होंने ये बुक लिखी है, क्या हुआ था जेमिनी स्टूडियो के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता था, यही सब इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। अब आपको पता है इनका काम क्या था? अशोकामित्रन का क्या है? ये वहां पे राइटर थे, एक्टर थे, एक्टिंग करते थे? नहीं, इनका काम काफी सिंपल सा होता था। इनको अखबार में से फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती थी उन्हें कट करके एक फाइल में रखना होता था। बट इसी काम की वजह से ये मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन होते थे स्टूडियो में। कहाँ किस कोने में क्या चल रहा है सब खबर इनको रहती थी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर पोएट एंड पैनकेक। तो सबसे पहले पैनकेक मतलब क्या है? यहाँ पे वो सुबह नाश्ते में खाने वाला पैनकेक नहीं। यहाँ पे जिस पैनकेक की बात हो रही है वो है एक मेकअप के ब्रांड के, जैसे आजकल मेबलिन, लैक्मे, काइली, रेयर ब्यूटी, इतने सारे हमारे ये जो ब्रांड्स है बाहर के, फॉरेन के और यहाँ के, ऐसे ही पुराने जमाने में एक ब्रांड होता था, एक फॉरेन ब्रांड था जिसका नाम क्या था? पैनकेक। पैनकेक का पाउडर, लोशन, लिपस्टिक, ये सब हमारे यहाँ की हीरोइनें बहुत यूज करती थी। तो यही वाले पैनकेक के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पोएट पैनकेक चैप्टर में पैनकेक क्या है? मेकअप के ब्रांड का नाम है। लेट्स स्टडी। तो जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे था? चेन्नई में, मद्रास में। एंड ये 1940 में बना था। ये सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टूडियो था उस जमाने का। बड़ी बड़ी स्टूडियो होते थे ना, जैसे जैसे आजकल है प्रोडक्शन करते हैं, ये भी प्रोडक्शन करता था। इसके फाउंडर कौन थे? एस वासन, जो एक आनंद विक्टर नाम के एक जो जर्नल होता है यानी कि न्यूज़पेपर होता है उसके एडिटर भी थे। ये सब 1 मार्कर एमसीक्यू में आएगा तो ये आपको याद रखना है। सो अब फाइनली हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की पहली लाइन से चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ और ये मिनी नोट्स जो मैंने आपको बनाए हैं इससे आपका फुल ऑन रिविजन हो जाएगा। तो पैनकेक वॉज अ ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर ट्रक लोड्स के अंदर आता था, यानी कि ट्रकों में भर के पैनकेक आता था। इतना ज्यादा पाउडर, लिपस्टिक पैनकेक की यहाँ पे यूज होती थी। नाउ हेविली यूज इन इंडस्ट्रीज था ये फिल्म वाली, क्योंकि आपको पता है फिल्म में स्टूडियो लाइट इतनी तेज मुंह पे पड़ती है कि आपको मेकअप करना पड़ेगा। कैमरे पे अगर आपको देखना है तो आप बिना मेकअप करोगे तो आप बीमार लगोगे, तो आपको मेकअप करना ही पड़ता है कैमरे पे आने के लिए। तो उस जमाने की बड़ी बड़ी हीरोइनें जैसे ग्रेटा गार्बो, बैजंती माला ने भी इस पैनकेक वाले ब्रांड को यूज करा है। बट उन्होंने बताया दैट रति अग्निहोत्री जो एक मॉडर्न एक्ट्रेस है यानी कि नए जमाने की एक्ट्रेस थी, उन्होंने पैनकेक यूज नहीं करा होगा। क्यों नहीं करा होगा? उन्हें पैनकेक पसंद नहीं था? नहीं, पैनकेक उन्होंने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि ये ब्रांड बंद हो गया था, ये फ्लॉप हो गया था, खत्म हो गया था अब ये वाला ब्रांड, तो उन्होंने इस वाले ब्रांड का पाउडर यूज नहीं करा होगा। तो ये चीज दिखाती है चेंजेस इन द इंडस्ट्री। बिजनेस में यही होता है ना, चलेगा नहीं चलेगा। तो बाकी की एक्ट्रेसेस ने यूज नहीं करा, बट जो लेजेंड एक्ट्रेसेस है ना, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, उन्होंने पैनकेक जरूर यूज कर रखा होगा। इतना फेमस ब्रांड था ये। सो अब मेकअप की बात हो ही रही है तो इनके मेकअप रूम के बारे में हमें बताते हैं। एग्जाम में आएगा 2 मार्कर, बताओ जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम कैसा था? तो ये लिखे 5 पॉइंट, यही लिख देना। तो मेकअप रूम था अपस्टेयर्स, यानी कि 2nd फ्लोर पे या 1st फ्लोर पे था, सीढ़ियों के ऊपर था। और किसके ऊपर था? एक स्टेबल के। स्टेबल क्या होता है? घोड़ों का घर होता है ना, जो जहाँ घोड़े रहते हैं, रखते हैं उनको, अस्तबल जो होता है, स्टेबल के ऊपर था। अब वो जो स्टेबल था ना वो भी बहुत फेमस था वहाँ का, क्योंकि वो स्टेबल एक ब्रिटिशर का था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और खाली वो स्टेबल नहीं था रॉबर्ट क्लाइव का मद्रास के अंदर रॉबर्ट क्लाइव नाम के जो ब्रिटिशर ऑफिसर थे, ये बहुत बड़े, बंगाल की तरफ से गवर्नर टाइप थे ये, तो इनके बहुत सारे क्या थे? घर थे।
अब भाई ब्रिटिशर्स यही तो करते थे, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते थे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बहुत सारे घर थे मद्रास में, ऐसा कहा जाता है, और उनमें से एक ही ये अस्तबल था जिसके ऊपर जेमिनी वालों का मेकअप रूम था। अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, इन्होंने बहुत सारी बैटल्स इंडिया में लड़ी है। यही तो करते थे, इंडिया के राजाओं से बैटल जीतते थे और कब्जा लेते थे हमारी स्टेट्स को। तो इन्होंने भी लड़ी है बहुत सारी बैटल्स, और ये मद्रास काफ़ी बार आया करते थे। एंड इवन इन्होंने मद्रास की ही एक लड़की से जो है सेंट मेरी चर्च के अंदर जो है फोर्ट ऑफ द सेंट जॉर्ज, वहाँ पे शादी कर ली थी। तो ये एग्जाम में आता नहीं है कभी भी क्वेश्चन, बट हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं तो आपको कोई पूछ ले रॉबर्ट क्लाइव कौन है तो आपको याद रहना चाहिए। अब मेकअप रूम कैसा दिखता था? जैसे एक हेयर कटिंग सलून होता है, सिंपल बिल्कुल वैसे ही होता था। शीशे लगे, शीशों पे लाइटें लगी हैं बहुत सारी, एंड जो वो लाइट लगी होती थी वो होती थी इनकैंडेसेंट लाइट। वो फिलामेंट वाला बल्ब देखा है आपने 100 वाट का, जिसमें से बहुत गर्मी निकलती है, वो वाली लाइटें लगी होती थी। तो हमारे ऑथर जो है अशोकामित्रन, वो कहते हैं कितना मुश्किल होता होगा ना एक्टर्स के लिए, एक तो मेकअप लगवाना, ऊपर से इतनी गर्मी में बैठना। तो प्रॉपर एक फायरी मिजरी होती होगी उनके लिए इस मेकअप रूम में बैठ के मेकअप करवाने की। ठीक है, अब मेकअप की जब बात हो ही रही है तो मेकअप कौन करता है, अब वो हमें ये बताते। कहते हैं देखो, हमारे यहाँ का जो जेमिनी स्टूडियो था वहाँ पे बहुत मेकअप मैन थे। पहला मेकअप मैन जो हेड था यहाँ का, वो कौन होता था? वो बंगाली था, बट वो इतना फेमस हो गया कि उसे कहीं और काम मिला तो वो छोड़ के भाग गया। उसके बाद हमारे यहाँ की जो मेकअप टीम थी, वो मैंने सारी यहाँ लिख दिया कौन कौन थी मेकअप टीम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेकअप रूम की हायरार्की बताओ, मेकअप वालों के बारे में बताओ। तो ये कीवर्ड्स अगर आपने लर्न कर लिया, आप लाइन बना के लिख दोगे। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि महाराष्ट्रियन एक हेड हमारा नया बनता है, जो महाराष्ट्र का बंदा था। ठीक है, फिर एक धरवर कन्नड़ी का था, यानी कि कन्नड़ बोलने वाला था। फिर एक आंध्र प्रदेश से था। फिर मद्रास इंडियन क्रिश्चियन थे। ठीक है, फिर एंग्लो बर्मीज थे और लोकल तामिल्स थे। तो इतने सारे कल्चर, इतने सारे स्टेट्स के लोग हमारे यहाँ पे मिलके काम किया करते थे। तो इससे क्या दिख रहा है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिख रही है ना, जो आजकल हम कहते हैं इंडिया के सारे स्टेट के लोग खुश होकर रहते हैं। तो अशोकामित्रन कहते हैं कि हमारे जेमिनी स्टूडियो के मेकअप रूम में ना यूनिटी बहुत पहले से ही थी। बाद में एयर इंडिया पे और दूरदर्शन पे, रेडियो पे दिखाई जाने लगा कि सब इकट्ठे होके रहो। हमारे यहाँ तो ये बहुत पहले से चलता था। एंड ये पूरी की पूरी टीम कैन टर्न एनी गुड लुकिंग पर्सन इनटू अ क्रिम्सन मॉन्स्टर यूजिंग पैनकेक। तो हमारे ऑथर के व्यूज मेकअप पे क्या थे कि ये किसी को भी लाल रंग का भूत बना सकते हैं मेकअप लगा लगा के। तो हमारे ऑथर को तो मेकअप बेसिकली पसंद बिल्कुल भी नहीं था। अब वो कहते हैं कि उस जमाने में आउटडोर शूट सिर्फ 5% ही होते थे, ज्यादातर इंडोर सेट होते थे। आपने देखा पुराने जमाने में कि पिक्चरों के अंदर कैसे हर चीज़ अंदर शूट हो रखी होती है, बाहर का सीन भी है तो सन भी वो नकली बना दिया करते थे। कुछ कुछ शूटिंग ही बाहर हुआ करती थी, आउटडोर शूटिंग। और जब भी आउटडोर शूटिंग होती थी तो बहुत सारे जो है ना जूनियर आर्टिस्ट वहाँ पे आते थे, बहुत सारा क्राउड का रोल होता था। तब आउटडोर शूटिंग होती थी जब भीड़ का सीन दिखाना हो, एंड जब भी भीड़ का सीन दिखाना होता था तभी वो लोग बाहर जाके शूट करते थे। अब क्या होता है वो बताते हैं कि मेकअप, हमारा जो मेकअप स्टूडियो था ना उसमें काफ़ी सिस्टमैटिक वे में मेकअप किया जाता था। ऐसे नहीं कोई भी किसी का मेकअप कर दे, नहीं। जो चीफ मेकअप मैन था मेन लीड का मेकअप करता था, मेन एक्ट्रेसेस का, सीनियर असिस्टेंट सेकंड लीड का, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन का, एंड ऑफिस बॉय नाम का जो एक जना था वो करता था क्राउड के एक्टर्स का मेकअप। यानी कि जो भीड़ होती है ना, जो ऐसे साइड वाइड में खड़े होते हैं, भीड़ का हिस्सा होते हैं, उनका भी मेकअप तो करना पड़ेगा ना। तो उनके मेकअप की जिम्मेवारी थी ऑफिस बॉय की। वो कहते हैं हाँ, हमारे जेमिनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था जो सबकी मदद करते हैं ना, कि चाय लाके दो, पानी लाके दो, ये काम होता है ऑफिस बॉय का, ये काम करो वो काम करो। तो ऑफिस बॉय की एक ड्यूटी और थी इनके यहाँ कि वो मेकअप करा करता था, किसका? क्राउड का। अब वो मेकअप कैसे करता था ऑफिस बॉय क्राउड का? ऑफिस बॉय पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ये हमारा। तो ऑफिस बॉय, वैसे तो इसका नाम बॉय है बट ये बॉय नहीं था, 40 साल का एक बूढ़े से अंकल थे, हम नॉर्मल मिडिल एज थे ये, ठीक है। एंड उसने ज्वाइन करा था स्टूडियो टू बिकम एक्टर, राइटर, डायरेक्टर या फिर लिरिसिस्ट। कोई ऑफिस बॉय बनने नहीं आया था ये स्टूडियो में। सपने तो इसके इतने बड़े बड़े थे, बस इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ तो ये ऑफिस बॉय बन के ही रह गया। और जब किसी के सपने पूरे नहीं होते तो वो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होगा। तो ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और रहता था कि भाई नहीं, मेरे को तो पोएट बनना था, क्या ही कर रहा हूँ मैं यहाँ बार्बर्स के बीच में, मेरा तो सारा टैलेंट वेस्ट हो गया। ये अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहता था और हमेशा परेशान रहता था कि मेरा क्या ही काम है। क्या करता था ये? जब भी आउटडोर शूटिंग के डेज होते थे, ये एक बड़े से पेंट के वेसल के अंदर, यानी कि एक बाल्टी होते हैं जिसमें पेंट करते हैं, उसमें फाउंडेशन मिक्स करता था पैनकेक का, और ब्रश लेके सारे ही क्राउड के मुंह पे पोत दिया करता था कि ठीक है तुम्हारा मेकअप जो है हो गया है। अब ऑथर जो है क्या किया करते थे? हमारे ऑथर का बस एक ही काम था। हमारे जो नरेटर हैं अशोकामित्र, जो चैप्टर हमें बता रहे हैं, वो एक क्यूबिकल में, छोटा सा क्यूब सा कमरा ऑफिस था उनका, जहाँ पे 2 विंडोज़ लगी हुई थी, फ्रेंच विंडोज़, बड़ी बड़ी विंडोज़, ठीक है।
एंड जो भी उनको देखता था ना वो कहते थे क्या कर ही क्या रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में से फोटो काट के लगाए जा रहे हैं। तो उनके पूरे ऑफिस के लोग समझते थे स्टूडियो के कि इसका तो कोई काम की वैल्यू ही नहीं है, और हर कोई आके इनको लेक्चर सुनाता रहता था, या किसी पे कोई फालतू काम हो तो हमारे ऑथर को आके दे देता था। इन सेम हरकत करता था ये ऑफिस बॉय। क्यों? क्योंकि ऑफिस बॉय पे भी कोई काम तो होता नहीं था, जब क्राउड की शूटिंग होती थी तभी इस पे काम होता था। तो ये हमारे ऑथर के ऑफिस में जाके बैठ के अपने दुखड़े रोता रहता था, कहाँ मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, मैं तो ये करता, मैं वो करता, इस टाइप से उनको तंग करता रहता था। तो हमारे ऑथर हमेशा प्रे करते थे क्राउड शूटिंग के लिए, जिससे ये उनका पीछा छोड़ दे। ठीक है, अब जो हमारा ऑफिस बॉय था वो हमेशा ब्लेम करता था एक जने को कि मेरी लाइफ बर्बाद हुई है इस इंसान की वजह से, ये नहीं होता तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता। किसको कहता था वो? कोठामंगलम शुभू जी को ना। हु इज कोठामंगलम शुभू जी? आपको उनकी फोटो सर्च करो जल्दी से क्रोम पे जाके। ही इज़ अ वेरी बिग, आप कह सकते हो हमारे इंडियन इंडस्ट्री का, आप कह सकते हो ये काफ़ी अच्छे डायरेक्टर, पोएट थे। ठीक है, सच्ची के इंसान है ये। तो कोठामंगलम शुभू से ये बहुत जेलस रहता था और बहुत चिढ़ता था। सो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हु वाज शुभू। शुभू के ऊपर 8 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो शुभू वॉज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। नंबर 1 पे कौन है? बॉस है अशोका मित्रन। नंबर 2 पे कौन आते थे? शुभू आते थे। ठीक है, ही वर्कड इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। जो स्टोरी डिपार्टमेंट था वहाँ ये काम करते थे। एंड इन्होंने जब स्टार्ट करा था अपना करियर तब बहुत मुश्किल था पोएट बनना, राइटर बनना, क्योंकि तब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इतने बड़े बड़े स्टूडियो नहीं थे, जेमिनी स्टूडियो जैसे। ठीक है जी, बट इनको जो है ना, इनको फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे ये, बट स्टिल हमें बताया जाता है, हमारे अशोका मित्रन बताते, क्योंकि ये ब्राह्मण थे तो काफ़ी एक्सपोजर इन्हें मिला। जैसे उस ज़माने में ब्राह्मण्स की बहुत अब भी बेइज्जत होती है, बट जैसे कि हाँ ठीक है ये ब्राह्मण है तो उनको काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता था, तो इसलिए इनको हेल्प मिली, इस वजह से वो कहते हैं अपने करियर के अंदर। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि ऑफिस बॉय इनसे चिढ़ता है कि भाई ये तो बड़ा आदमी बन गया, मैं नहीं बन पाया, तो और कोई फर्क नहीं था। इनफैक्ट शुभू जी को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। एक प्लस पॉइंट इनका ये था दैट ही वाज ब्राह्मण। ठीक है, अब शुभू जी का नेचर कैसा था, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैरेक्टर स्केच के अंदर, तो पढ़ लेते हैं। तो ही वॉज ऑलवेज चीयरफुल, हमेशा खुश रहते थे। फ्लॉप भी हो जाए ना फिल्म तो खुश शुभू जी रोते नहीं थे। ही वॉज एक्सट्रीमली लॉयल टू द बॉस। ऐसे लोग कहते थे बटरिंग करते रहते हैं बॉस की, बॉस के आगे पीछे घूमते रहते हैं, बट वो अपने बॉस को बहुत लॉयल थे। एंड ही यूज्ड हिज क्रिएटिविटी फॉर दी वासन, यानी कि स्टूडियो के लिए बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ ये लेकर आते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एक सीन बता रहा हो ना, डायरेक्टर को समझ में ना आ रहा हो, तो वो भी शुभू जी को बुलाते थे कि यार हमें कुछ सीन बता दो। एक एग्जाम्पल आपको बहुत ही इररिलेवेंट सा दे रखा है कि एक बार क्या हुआ, एक डायरेक्टर ने कहा कि मेरे को एक सीन बनाना है जिसमें रैट होता है, यानी कि जो चूहा है उसकी और टाइगर की लड़ाई हो गई है और टाइगर को हरा दिया चूहे ने। और क्या हुआ, जब वो टाइगर को हरा दिया, टाइगर मर गया, टाइग्रेस मर गई, तो उसके जो बच्चे थे वो परेशान हो गए। तो वो जो चुईया थी उसने उनके बच्चों को गोद ले लिया, उन्हें अडॉप्ट कर लिया। अब ऐसा सीन अजीब सा कि भैया चूहे ने टाइगर को मार दिया, टाइग्रेस को मार दिया, ये तो डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट शुभू जी आके इसे भी करवा देंगे, 10 आइडिया दे देंगे। तुम कहोगे 10 बेकार है तो वो 16 और दे देंगे। इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे हमारे शुभू जी, ऐसा हमारे ऑथर ने हमें बताया कि ही वॉज सो टैलेंटेड पर्सन। अब इन्होंने कुछ करा भी है, इतने टैलेंट हम इनके पढ़ रहे हैं, तो येस उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बट ही रोट फॉर द कॉमन पीपल। क्योंकि देखो 2 टाइप की पोएम होती है, एक बहुत मुश्किल लैंग्वेज की, एक ईजी पढ़ के समझ में आ जाती है। तो शुभू जी मुश्किल लैंग्वेज की पोएम भी लिख सकते थे, बट ये लिखते थे ईजी लैंग्वेज की पोएम। क्रिटिक्स फेल्ट दैट हिज फिल्म्स ओवरशैडोड हिज लिटरेरी टैलेंट, क्योंकि ये बहुत सारी फिल्म में साइड एक्टर का काम करते थे, तो बहुत लोग सोचते हैं कि इन्होंने लिखने पे फोकस नहीं करा, इन्हें और लिखना चाहिए था। जब भी ये कोई एक्टर का रोल करते थे ना, साइड एक्टर का, तो मेन लीड से ज़्यादा लाइमलाइट ये लेके चले जाते थे शुभू जी। ठीक है, अब इन्होंने कुछ बहुत सारी स्टोरी पोएम्स लिखी है और इनकी एक बहुत फेमस वर्क है जिसका नाम है थिलाना मोहनमलम। तो ये 1 मार्कर के लिए एक्सट्रैक्ट में याद रख लो। एंड ही रिक्रिएटेड द लाइफ ऑफ देवदासीज ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। ये 2 इनके बड़े काम है। लाइफ ऑफ देवदासीज जो है वो उन्होंने दिखाया था एक प्ले के अंदर। अब एज एन एक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेन रोल से भी ज़्यादा अच्छा काम कर दिया करते थे ये जब भी ये किसी फिल्म में होते थे। अब एज अ पर्सन की अगर हम बात करें शुभू जी कैसे थे, तो हमारे ऑथर खुद बताते काफ़ी अच्छे इंसान थे, सबको प्यार करते थे। उनके घर पे उनके रिलेटिव्स रहते थे, जो उनसे मदद मांगने जाए वो उन्हें अपने घर में रख लेते थे। इनफैक्ट सबको खाना भी खिलाते थे और उनको खुद नहीं लगता था कि मैं लोगों पे खर्चा कर रहा हूँ। उनके घर पे कोई भी चला जाए, खा ले पी ले रह ले, ही वॉज वेरी जेनरस। बट उनके बहुत सारे एनिमी थे।
अब इतने अच्छे इंसान के एनिमी क्यों हैं? क्योंकि लोग उनको साइकोपैथ समझते थे। साइकोपैथ मतलब बॉस की बटरिंग करने वाला। हर कोई ये सोचता था कि ये इतने टॉप पे कैसे गए हैं बॉस की बटरिंग कर करके, तो इसलिए इनसे लोग बहुत चिढ़ते थे। और नॉर्मल सोसाइटी में ये होता है, अगर आप तरक्की करोगे तो 100 लोग आपसे चिढ़ेंगे। तो सुबु जी के बारे में अब हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये चैप्टर के अंदर ना ऐसे हायरार्की चल रही है। पहले आपने मेकअप वालों के बारे में पढ़ा, फिर ऑफिस बॉय पढ़ा, अब सुबु जी पढ़ लिए। अब अगली बात पे आते हैं। अब जो ये सुबु जी हैं किस में काम किया करते थे? स्टोरी डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। और स्टोरी डिपार्टमेंट के अब हम एक और आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा लीगल एडवाइजर या आप कहो लॉयर। ठीक है, तो जो इनका स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें राइटर थे, पोएट्स थे और एक ही लॉयर था डिपार्टमेंट का या जेमिनी स्टूडियो का। इसको ये लोग लीगल एडवाइजर की जगह क्या कहते थे? इलीगल एडवाइजर। की भैया ये तो गलत ही एडवाइस देगा जब देखा। वाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है एक लॉयर को? क्योंकि उसने करा ही कुछ ऐसा था। अब क्या करा था इलीगल एडवाइजर ने, ये आपको याद रखना है। एक बार क्या होता है, एक एक्ट्रेस थी जो ना बहुत गुस्सा करी थी सेट पे। अब एक्ट्रेस नखरे तो दिखाएगी ना, तो इस लॉयर ने क्या करा, रिकॉर्डर ऑन करके उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली और जैसे ही वो चुप होती है उसने उसी की आवाज़ चला दी उस एक्ट्रेस की। अब वो एक्ट्रेस ना वेल ग्रूम्ड नहीं थी, जैसे सोफिस्टिकेटेड सी एक्ट्रेस होती है ना, अभी नई नई आई थी, गाँव से आई थी और काम तो अच्छा कर रही थी। वो फिल्म्स नहीं थी, अच्छी खासी फिल्म जा रही थी उसकी हिट। बट जब उसने सुनी अपनी आवाज़ की मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ सेट पे 100 लोगों के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वो अपना सामान पैक करके अपने घर चली जाती है और दोबारा फिल्म में बिल्कुल भी एंटर नहीं करती है। तो इसलिए लोगों ने उन्हें इलीगल एडवाइजर कहना शुरू कर दिया कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस का करियर बर्बाद कर दिया किसने? इस लॉयर ने, वो वाली हरकत करके। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था? इलीगल एडवाइजर। अब दिखने में कैसे थे ये लॉयर? लॉयर वो पैंट पहनते थे, टाई पहनते थे और कोट पहनते थे। और अदर जितने भी लोग थे इनके जेमिनी स्टूडियो के, वो क्या पहनते थे? खादी की धोती और शर्ट, क्योंकि यहाँ के लोग गांधी जी को बहुत मानते थे। तो लॉयर अलग सा ही दिखाई देता था पूरे के पूरे स्टूडियो के अंदर। ठीक है जी, तो काफ़ी डिफरेंट सा दिखाई देता था। अब इसने भी एक बार एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी, यानी कि इलीगल एडवाइजर लॉयर व्हाटएवर यू कैन से, बट वो जो है ना फ्लॉप हो गई थी। और बहुत फिल्में धीरे धीरे इनके यहाँ की फ्लॉप हो रही थी स्टोरी डिपार्टमेंट की। तो एस वासन जो इनके बॉस है वो स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर देते हैं और लॉयर की भी जो जॉब है वो चली जाती है। तो वो कहते हैं हमारे ऑथर, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पोएट्स और राइटर्स की जॉब जाने की वजह से एक लॉयर की भी जॉब चली गई थी। अब यही रोल था लॉयर का, इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, अपने इस चैप्टर के। अब जैसे कि वो हमें पैनकेक के बारे में बता चुके और लॉयर तक बता चुके, अब हम चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आएंगे जो है अबाउट द पोएट्स। चैप्टर का नाम क्या है? पोएट्स एंड पैनकेक्स है ना, तो पैनकेक्स के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे पोएट। नाउ अशोका मित्रन बताते हैं कि हमारा जेमिनी स्टूडियो का जो मेस था ना, वहाँ पे बड़े बड़े पोएट्स आते जाते रहते थे। कौन कौन से पोएट्स लर्न कर लो गाइज, मैंने बहुत सिंपल नोट्स बना दिया आपके लिए। जब आप एनसीईआरटी से चैप्टर को पढ़ोगे आपका दिमाग घूम जाएगा, इतना लेंदी लिखा है। बट इस नोट्स में उसकी एक एक वर्ड को मैंने कीवर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो तभी मैंने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको हैंड रिटन फॉर्म में आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। तो बड़े बड़े पोएट जैसे एसडीएस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरेंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी पोएट्री है, वो सब वहाँ जेमिनी स्टूडियो में आके कॉफ़ी पिया करते थे। क्योंकि वैसे भी उस समय प्रोहिबिशन रूल चल रहा था कि अल्कोहल वगैरह आप इकट्ठे बैठ के नहीं पी सकते हो कांग्रेस की तरफ से, तो वो बैठ के कॉफ़ी पी लिया करते थे मेस में। ठीक है, और जो है कॉफ़ी मीटिंग्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती थी। अब जो भी जेमिनी स्टूडियो के पोएट्स वगैरह थे वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। ठीक है, वो बस गांधी जी की बातों को मानते थे कि खादी पहनना है और सेल्फ रिलायंट रहना, गांधी जी को सब माना करते थे। बट एक पॉलिटिकल बात थी जिसके ये बिल्कुल खिलाफ थे, वो थी कम्युनिज्म। ये सब लोग जितने भी जेमिनी स्टूडियो के होते थे ना, वो कम्युनिज्म को बहुत ही ज़्यादा हेट किया करते थे ना। व्हाट इज़ कम्युनिज्म? अगर आपकी पॉलिटिकल इको पढ़ी है तो आपको कम्युनिज्म का मतलब पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको छोटे से मैं बता देती हूँ। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जिसपे देश चलता है। कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी प्रॉपर्टी है, इनकम है, कोई भी एसेट है, वो किसका है? वो गवर्नमेंट का और वहाँ के लोगों का मिलके होगा। जैसे तुम्हारा घर है, आज तुम्हारा घर तुम्हारे नाम पे है ना, तुम्हारे फ्रेंड का घर उसके नाम पे होगा। बट कम्युनिज्म में ऐसा नहीं हो सकता, किसी का अपना घर नहीं होगा। सब कुछ किसका होगा? स्टेट का, गवर्नमेंट के हाथ में होगा सब कुछ। स्कूल जो है आजकल प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, बट कम्युनिज्म में क्या है? एक बहुत ही रिजिड सिस्टम होता है ये कि सब कुछ सोसाइटी का है, सब कुछ गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ही सब में बांटेगी, इस टाइप का सिस्टम होता है ये कम्युनिज्म, जिसपे रशिया पहले चला करता था, बड़े बड़े देश पुराने ज़माने में, चाइना ऐसे चलता था कम्युनिज्म पे। तो इस कम्युनिज्म नाम की जो पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी होती है ना, इससे बहुत नफरत करते थे जेमिनी स्टूडियो के लोग। उनको क्या लगता था कि कम्युनिस्ट कौन होते हैं, गॉडलेस होते हैं, भगवान में बिलीव नहीं करते, वायलेंट होते हैं, जो लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो वायलेंट है, अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं करते और बहुत ही डेंजरस होते हैं। यही नोशन चलता था साउथ इंडिया में भी एंड इवन जो है जेमिनी स्टूडियो के पोएट्स के बीच में भी, कि कम्युनिज्म वाले बहुत गंदे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि देवर एंटी कम्युनिस्ट, जितने भी पोएट वगैरह यहाँ पे थे देवर द एंटी कम्युनिस्ट। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, एक बार की बात है वो बताते हैं हमारे को कि हमारे यहाँ पे तो ना MRA वाले आते हैं। MRA वाले क्या है, मॉरल रीआर्मेंट। MRA की ये फुल फॉर्म है। ये क्या है, एक इंटरनेशनल सर्कस था, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स थे, यानी कि अलग अलग देशों की 100-150 लोगों की टीम थी जो अलग अलग जगहों पे जाके प्ले करते थे। अब इनको इंडिया आना था प्ले करने के लिए, तो इंडिया में कहाँ है, तो उस समय में जेमिनी स्टूडियो बहुत फेमस था, तो SS वासन जी इन्हें बुला लेते हैं और ये MRA वाले यहीं रहते हैं साउथ इंडिया में और क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके प्ले करते हैं। तो अराउंड 1952 में वो कहते हैं MRA वाला ग्रुप मद्रास आता है एंड 200 मेंबर्स इनके आते हैं। सम कॉल देम द इंटरनेशनल सर्कस। कुछ लोग उन्हें इंटरनेशनल सर्कस कहते थे, बट उन्हें सर्कस के ट्रिक्स नहीं आती थी, वो सिंपल प्लेज ही करते थे। अब वो 2 प्ले करते हैं इनके यहाँ पे, हर गाँव में जाके, अलग अलग जगहों पे जाके। कौन सा, एक जोथम वैली और एक फॉरगॉटन फैक्टर। दोनों का नाम मुझे कॉमेंट करो जल्दी से। MRA क्या करता है, ये जो प्ले करते थे उनमें से 2 का नाम याद रखना है, जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। तो अशोकामित्रन बताते हैं कि वैसे तो प्ले इनके सिंपल होते थे, अच्छे काम करो यही भलाई वाला जो है उनका मैसेज होता था, बट इनके प्ले की जो कॉस्ट्यूम्स होती थी और इनका सेट था वो बहुत एक्सीलेंट था। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो अंग्रेजों के सेट बहुत ही बढ़िया होंगे एज कम्पेयर टू जो हमारे चल रहे थे उस समय पे। एंड तमिल थिएटर ने इनका एक सीन भी कॉपी करना शुरू कर दिया था, वो था सनराइज और सनसेट का। सनराइज सनसेट दिखाने के लिए सफ़ेद कपड़ा रखते थे और उस पर फ्लूट बजाते थे, सनराइज और सनसेट दिखाने के लिए। तो वो आगे चल के हम लोगों ने भी कॉपी करा, इंस्पिरेशन की तरह हमने उसको कॉपी करा। नाउ लेटर नरेटर अंडरस्टूड दैट MRA वाज अ एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड जो हमारे बॉस थे SS वासन, उन्होंने जान के MRA को वहाँ बुलाया था क्योंकि जो है वो भी एंटी कम्युनिस्ट थे। तो MRA वाले जेमिनी स्टूडियो क्यों आए थे, हमारे अशोकामित्रन को पहले नहीं पता था। कह रहे मुझे थोड़े टाइम बाद जब मैंने MRA के बारे में स्टडी करा तो तब मुझे पता चला कि ये भी एंटी कम्युनिस्ट लोग हैं और ये जो भी अपना प्ले वगैरह करते थे उसमें मैसेज देते थे कि कम्युनिज्म गंदा है, और SS वासन भी यही मानते थे कि कम्युनिज्म अच्छा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इनको बुलाया होगा। वो कहते हैं चलो जो भी था, कम्युनिज्म हो या नहीं हो, हमें तो बहुत मज़ा आया फॉरेनर्स के साथ इतने दिन बिता के और उनको जो है उनके सेट्स देख के और उनके कॉस्ट्यूम्स देख के। अब MRA का टॉपिक भी कंप्लीट, 2 मार्कर में MRA में आएगा तो आप ये 8 लाइनें लिखा सकते हो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पोएट्स एंड पैनकेक का। बस चैप्टर हमारा कंप्लीट होने लग गया है। अब हमारे ऑथर बताते हैं कि एक और इंसिडेंट होता है मेरे जेमिनी स्टूडियो में। एक इंग्लिश पोएट का मैसेज आता है कि हमारे यहाँ पे एक इंग्लिश पोएट आ रहे हैं, यानी कि इंग्लैंड से एक पोएट आ रहे हैं, ठीक है। अब जितना भी स्टाफ था जेमिनी स्टूडियो का, उनको इंग्लिश पोएट की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, कीट्स, शेली, बट सुनने में आया कि ये नहीं कोई और पोएट आ रहा है। उन्होंने जो है फिर ना ट्राई करा पता लगाने के लिए कि कौन सा पोएट आ रहा है, तो उन्होंने पता चला कि ये किसी अखबार का एडिटर है। ये जो पोएट है ये किसी अखबार का, जर्नल का एडिटर भी है, मैगजीन वगैरह ये लिखा करता है। तो वो बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई पता नहीं कौन सा पोएट आ रहा है। तो फिर एक फाइनल डे होता है जिस दिन वो पोएट इनके जेमिनी स्टूडियो में आते हैं। जिस दिन पोएट स्टूडियो में आते हैं तो इनके बॉस ने पूरा स्टेज सेट करा रखा होता है, बहुत 200-250 गाँव वाले वहाँ बैठे होते हैं और पंखे वगैरह लगे हुए हैं। पहले SS वासन बॉस जो है एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुझे समझ में आया कि वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद वो जो इंग्लैंड का पोएट था वो अपनी स्पीच देता है हैवी इंग्लिश एक्सेंट के अंदर, जो किसी को भी समझ में नहीं आती है। नोबडी अंडरस्टूड हिम एंड ऑडियंस बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है कि भाई क्या ही बोल रहे हैं ये इंसिडेंट हमारे पोएट हमें बताते हैं कि एक बार एक इंग्लिश पोएट भी जेमिनी स्टूडियो में था, बट उन्होंने बोला क्या हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो हमारे को बताते हैं कि देखो क्या होता है। अब वो भूल जाओ पोएट था, भूल जाओ पोएट के बारे में। नाउ वो बताते हैं कि एक बार जो है
हम मेरे जैसे जो छोटे छोटे पोएट्स हैं ना, जो ट्राई कर रहे हैं कि हम भी फेमस हो जाएं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम ना अखबार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अखबार में ना कॉन्टेस्ट निकलते हैं मैगजीन्स के कि उनमें हम अपनी शॉर्ट स्टोरी लिख के भेजें या कुछ लिख के भेजें और फिर हमें प्राइज़ मिलता है। तो ऐसे ही मेरे पे भी बहुत खाली टाइम था, मैं भी स्टोरीज़ लिखता रहता था। तो एक दिन मैंने हिंदू अखबार के अंदर देखा, जो हिंदू न्यूज़पेपर है, वहाँ पे एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन की तरफ से शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट कंडक्ट हुआ था। अब मैं भी ठहरा स्ट्रगलिंग राइटर, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी स्टोरी लिख के भेज देता हूँ। बट उस समय में स्टोरी लिख के भेजने के लिए भी पैसे तो लगेंगे ना, तो मैंने सोचा पहले पता लगा लूँ ये एनकाउंटर मैगजीन है किसकी, कैसी मैगजीन है, तभी तो मैं इसके लिए स्टोरी लिख के दूंगा। तो ये वहाँ के पास में एक लाइब्रेरी थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी करके नाम है उसका, ये वहाँ जाते हैं और वहाँ पर इनको एक पूरा बॉक्स, मतलब एक पूरी शेल्फ दिख जाती है जहाँ पे एनकाउंटर मैगजीन रखी हुई थी। बिल्कुल नई नई सी मैगजीन रखी हुई थी, मतलब ज़्यादा लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं था उसको। और ये उस मैगजीन को उठा के बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उस मैगजीन का जो एडिटर था उसको ये जानते थे। कौन था उस एडिटर मैगजीन का? उस मैगजीन के एडिटर का नाम था स्टीफन स्पेंडर। ये कौन है? ये वही पोएट है जो कुछ दिनों पहले जेमिनी स्टूडियो आए थे ना और इंग्लिश में स्पीच देके गए थे, किसी को समझ में नहीं आई थी। ये वही एडिटर थे, स्टीफन स्पेंडर। तो वो कह रहे मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई, इसे तो मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बिछड़ा हुआ भाई कोई मुझे मिल गया हो। तो मैंने फिर अपना स्टोरी लिखी और मैंने एनकाउंटर वालों को ये अपनी भेज दी स्टोरी। अब वो जीतते हैं या नहीं जीतते ये तो उन्होंने हमें नहीं बताया। अब हमारे राइटर का स्टाइल लिखने का कुछ ऐसा ही है, बात एक बीच में छोड़ के अगली बात पे आ जाते हैं। अब वो हमें बताते हैं कि आज भी उन्हें ये समझ में नहीं आया कि स्टीफन स्पेंडर ने उस स्पीच में क्या कहा था, क्यों वो स्पीच देने जेमिनी स्टूडियो आया था, क्या ही बोला था उन्होंने उस स्पीच के अंदर। और उन लोगों को देने आए थे, जैसे वहाँ पे तो हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले लोग थे, इतनी भारी इंग्लिश में उनको क्यों ही वो सुना रहा था स्पीच। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा उनकी लाइफ के अंदर था। आज वो रिटायर भी हो गए थे ना, तब भी वो सोचते थे भाई क्यों आया था स्टीफन स्पेंडर उस दिन वहाँ पे। तो कह रहे इसके ऊपर से भी पर्दाफाश एक दिन हो जाता है। अब किस दिन होता है वो हमें बताते हैं कि एक बार की बात है, मैं रिटायर हो गया था, ज़्यादा पैसे वैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैं ऐसे ही घूमते फिरते जा रहा था, कोई सस्ती चीज़ मिलती थी तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाता था। तो कोने में ही एक दुकान पे जो है एक बुक थी जिसका नाम था द गॉड दैट फील्ड, उसका डिस्काउंटेड वर्जन चल रहा था जो बिक रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि इन्हें पर बुक पढ़ना तो पसंद ही था। अब जैसे ही उन्होंने वो बुक खरीदी तो उनको समझ में आ गया स्टीफन स्पेंडर के जेमिनी स्टूडियो आने का रीज़न। कैसे समझ में आया? क्योंकि वो जो बुक थी जिसका नाम था द गॉड दैट फील्ड, उसमें 6-7 राइटर्स की अपनी स्टोरी बता रखी थी। कितने राइटर्स हैं? 1 2 3 4 5 5 राइटर, 6-7 नहीं, बस 5 राइटर ने अपनी स्टोरी बता रखी थी कि कैसे उन्होंने जो है कम्युनिज्म को छोड़ा, कि कैसे उनको पहले कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी मैंने आपको समझाया ना स्टेट वाली, वो पसंद थी और फिर उन्हें लगा नहीं ये गलत है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। कौन कौन से राइटर, नाम याद करने, जल्दी कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर पेपर में आएगा तो इनके नाम लिखने होंगे। आंद्रे गिदे, रिचर्ड राइट, ठीक है, इनगोजो सिलोन, लुइस फिशर, और ये रहे हमारे स्टीफन स्पेंडर, वही पोएट जो वहाँ आए थे जेमिनी स्टूडियो में। इन 5 ने अपना एक एस्से लिखा है कि कैसे इन्हें पहले कम्युनिज्म अच्छा लगा, फिर वो अच्छा नहीं लगा। द गॉड दैट फेल्ड, गॉड किसको कहा इन्होंने? कम्युनिज्म को, जो फेल हो गया, इन्हें बेकार लगा कम्युनिज्म। तो अब हमारे नरेटर को समझ में आ गया रीज़न वाई स्पेंडर वॉज इन्वाइटेड। दैट बॉस उसकी पोइट्री में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो उसके एंटी कम्युनिस्ट आइडिया में इंटरेस्टेड थे। और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है बिना सर पैर का चैप्टर है, क्यों ही हमारे ऑथर हमें ये सब बता रहे हैं, बट यही है उनका स्टोरी राइटिंग स्टाइल, दैट वो किससे सुना रहे हैं? जेमिनी स्टूडियो के। तो फाइनली उन्हें समझ में आ जाता है कि वो इंग्लिश पोएट जो इंग्लिश में आके भारी भरकम स्पीच दे रहा था, जिसमें डेमोक्रेसी कह रहा था, वो ये सब स्पीच देने का उसका एक ही रीज़न था, दैट ही वॉज ऑल्सो एंटी कम्युनिस्ट, जेमिनी स्टूडियो के बॉस और बाकी लोगों की तरह। इसीलिए बॉस ने उसे बुलाया था, जैसे बॉस ने हमारे वालों को बुलाया, स्टीफन स्पेंडर को भी उन्होंने इसलिए बुलाया था क्योंकि वो भी एंटी कम्युनिस्ट, ये भी एंटी कम्युनिस्ट, तो वही भाषण देने के लिए बुलाया था। यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक कंप्लीट होता है। अब इसके नोट्स से अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो चैप्टर की एक एक मिनी से मिनी डिटेल आपके दिमाग में है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और क्वेश्चन आंसर सीरीज से जो 10-15 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ चैप्टर के कॉम्पिटेंसी वाले मिक्स करके उन्हें पढ़ के चले जाना। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।